उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिप्रसाद नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी कमली, बेटे राजू और बेटी राधा के साथ रहता था। कमली गांव के ठाकुर के यहाँ सफाई का काम करती थी। दोनों कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा चला पाते थे। आज तो हद ही हो गई। क्या बात है जी, आज तो आप परेशान लग रहे हैं। आज लकड़ियाँ नहीं बिकी क्या? कमली, आज तो बाजार में थोड़ी सी लकड़ियाँ बिकी, वो भी उन सभी लकड़ियों के आधे दाम पर ही मिल पाई। इस बार मेरे भी काम पर कई छुट्टियाँ हो गई हैं, महीने की पगार भी कम ही मिलेगी। माँ, पिताजी, आप चिंता ना करो। इस बार अगर हमारी फसल अच्छी हो गई तो हम अनाज बेचकर भी कुछ पैसे निकाल लेंगे। हाँ पिताजी, आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। दिन गुजरते हैं। कुछ समय बाद दिवाली का त्योहार आता है। गांव में रौनक थी, मिठाइयों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन हरिप्रसाद का घर चुप था। पिताजी, क्या इस दीपावली पर भी हमारे घर मिठाइयाँ नहीं आएंगी? राजू की बात सुनकर हरिप्रसाद चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है, राजू बेटा, खर्चे के बाद कुछ ही पैसे बचे हैं, उन्हें भी ठाकुर जी का खर्च चुकता करने के लिए रखा है। अगर मिठाई ले ली तो कर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से हर त्योहार पर हरिप्रसाद का परिवार चुप होकर दूसरों को देखकर खुद को बहला लेता, लेकिन खुद कोई त्योहार नहीं मना पाता। अगले दिन राजू खेतों में हरिप्रसाद लकड़ी बेचने बाजार और कमली ठाकुर के यहाँ काम पर जा रही थी। तभी हरिप्रसाद ने कमली को याद दिलाया, कमली, जो पैसे बचे थे उन्हें ठाकुर को दे आना। कम से कम इस महीने का कर्ज तो चुकता हो जाएगा। लेकिन ये पैसे तो मुसीबत के समय के लिए रखे थे। हाँ कमली, लेकिन कर्ज चुकाना भी जरूरी है, नहीं तो आगे से कोई हमें उधार भी नहीं देगा। हाँ जी, आपकी बात भी सही है। ठीक है, मैं इन पैसों को ठाकुर को दे दूंगी। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। इसी बीच एक दिन अचानक राधा को तेज बुखार हो जाता है। सुनो जी, राधा का माथा तो जल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। कमली, तुम राधा के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख दो, फिर बुखार उतर जाएगा। वो भी करके देख लिया है, लेकिन राधा को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है राधा को जल्दी किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कमली, तुम इतना ज्यादा मत घबराओ। अगर पट्टी से भी नहीं उतरा तो मैं जंगल से कुछ तुलसी की पत्तियां ले आता हूँ। उन्हें अदरक के साथ पीस कर काढ़ा बनाकर राधा को पिला देना, सब ठीक हो जाएगा। अब हरिप्रसाद राधा का घरेलू इलाज करने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राधा की हालत बिगड़ती जाती है। सुनो जी, मुझे लगता है राधा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। हमें राधा को हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। कमली, दिल तो मेरा भी यही कह रहा है, लेकिन हमारे पास जो भी पैसे थे वो सभी हमने कर्ज चुकाने के लिए दे दिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये पैसे मुश्किल घड़ी के लिए हैं, लेकिन आपने जबरदस्ती ठाकुर के पैसे दिलवा दिए। क्या करूं कमली, मुझे थोड़ी पता था कि इसी दौरान राधा बिटिया की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। राधा बिस्तर पर कमजोर पड़ी थी। कमली उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। माँ, अब थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लो ना। अरे पगली, माँ को अपने बच्चे के पास रहकर ही सुकून मिलता है, बस तू जल्दी से ठीक हो जा। फिर शाम होती है। राधा की सांसें धीमी होती जाती है। कमली, ये तो नहीं, मेरी राधा, आंखें खोलो, ऐसा नहीं हो सकता। उठो मेरी बच्ची। बहन, तू हम सभी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, अब आंखें खोल ले बहन। राधा का सिर एक और झुक जाता है। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। हे भगवान, हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर हमारे साथ ये सब क्यों हो गया? कमली, हमारा सब्र भी आज टूट गया। पिताजी, अब मुझे राखी कौन बांधेगा? शांत हो जा बेटा, हमारी राधा अब हमें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। उस दिन के बाद उनका घर और भी चुप हो गया। त्योहार, हंसी, सब जैसे
उनसे रूठ गए। कमली, जो हो गया हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम हालात को बदल सकते हैं। राधा बिटिया का समय पर इलाज ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण है हमारी गरीबी। अब से मैं दोगुनी मेहनत करूंगा और हमारी गरीबी खत्म कर दूंगा। जी पिताजी, आपकी बात सच है। मैं भी अपने खेतों का काम खत्म करने के बाद दूसरे के खेतों में मजदूरी कर लिया करूंगा। एक दिन जंगल में हरि प्रसाद लकड़ी काट रहा था। तभी एक अनजान लकड़हारा पास आया। अरे ओ लकड़हारे, सुन ले, ये जंगल अब मेरा है। यहाँ से लकड़ियाँ चाहिए तो पैसे लगेंगे। भैया, हम तो बरसों से यहीं से लकड़ी काटते आ रहे हैं, तो अचानक से ये जंगल तुम्हारा कैसे हो गया? ये जंगल सभी गांव वालों का है। पहले था सबका, अब नहीं, अब सिर्फ मेरा है। ठीक है भैया, मैं आपको पैसे तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी उतनी कमाई नहीं होती, लेकिन हाँ, कल से मैं इस जंगल में आना छोड़ दूंगा। बहुत अच्छे, इसी में तेरी भलाई भी है। हरि प्रसाद को लड़ाई में पड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो चुप हो जाता है। अगले दिन वो जंगल के दूसरे हिस्से में गया, लेकिन रास्ता लंबा था। अरे बाप रे, इतना लंबा चक्कर, पैरों में तो छाले पड़ गए, पेट भी टूट रही है। थोड़ी देर कहीं रुककर आराम कर लेता हूँ। अब हरि प्रसाद एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसके मन में कई तरह के सवाल थे। अगर मैं हर दिन इसी तरह दूर जंगल में लकड़ियाँ लेने जाने लगा तो मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी और ऐसे में फिर इलाज के लिए पैसे भी लगेंगे। कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं? कुछ देर बाद वो दूसरे जंगल में पहुंचकर लकड़ियां काटने लगा। आज लकड़ियां लाने पर उसकी हालत देखकर कमली पूछती है, हे भगवान, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अब हरि प्रसाद ने कमली से सारी बातें बता डाली। ये तो गलत है, कोई भी आकर जंगल पर अपना हक नहीं जता सकता, लेकिन आपने उससे न उलझकर ठीक किया। न जाने कौन था, कोई गुंडा या बदमाश भी हो सकता था। पिताजी, आप चिंता ना करें, कल से मैं भी आपके साथ चलूंगा। आधी आधी लकड़ियां होंगी तो आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन लकड़ी काटकर शाम तक हरि प्रसाद और राजू बाजार पहुँचे। वहाँ एक दबंग व्यापारी खड़ा था। सुन लकड़हारे, अगर तुझे यहाँ पर लकड़ियाँ रखकर बेचनी है तो इस जगह का भाड़ा लगेगा। लेकिन भैया, ये जगह तो सरकार की है, तो हम आपको पैसे क्यों दें? ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है, मेरे लोग यहीं खड़े हैं, सोच समझ कर बोल। पास खड़े आदमी घूरने लगे। मजबूरी में हरि प्रसाद ने पैसों का मोटा हिस्सा दे दिया। घर पहुंचकर वो थका हारा चारपाई पर बैठ गया। फिर कमली पानी लेकर आई। क्या बात है जी, क्या आज भी कोई लफड़ा हुआ है? कमली, आज बाजार में भी हिस्सा देना पड़ा। मेहनत हमारी, मुनाफा उनका। पिताजी, ये कैसी आजादी है? अंग्रेज चले गए, लेकिन अब अपने ही लोग हमें दबा रहे हैं। बेटा, यही तो सबसे बड़ा दुख है। अपने ही देश में भी हम पूरी तरह आजाद नहीं हैं। आज भी हम कहीं ना कहीं अंग्रेजों की तरह कुछ लोगों के गुलाम हैं। हाँ जी, इस तरह से तो हमारे देश के शहीदों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कमली, हम गरीब कर भी क्या सकते हैं? अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि जितनी भी मेहनत कर लो, सारे पैसे दूसरे के लिए ही हो पाते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं बच पाता। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। एक दिन राजू खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसकी कुदाल जमीन में मारते ही किसी धातु जैसी चीज से टकरा जाती है और टक की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज कैसी? वो झुककर हाथों से मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी देर बाद वहां से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकलता है। अरे, ये तो कोई बड़ा सा बक्सा लगता है। देखूं तो इसमें है क्या? उसने बक्सा खोला। अंदर एक फटी हुई शहीद सैनिक की वर्दी और एक पुरानी चिट्ठी दिखाई दी। चिट्ठी वाला कागज पीला हो चुका था, मगर उस पर लिखावट साफ थी। बड़ी अजीब बात है, एक बक्से में किसी शहीद से जुड़ी चीजें खेत में गड़ी मिलती हैं,
लेकिन इस चिट्ठी में क्या लिखा होगा? हाँ, मैं इसे पढ़कर देखता हूँ। अब राजू उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। मैंने आजादी के लिए अपनी जान दी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये आजादी मेरे जाने के बाद भी जिंदा रहे। गरीब लोग अपने हक के लिए खड़े हों, एकजुट हों और आपस में भेदभाव मिटाएं। तभी असली आजादी हमेशा कायम रहेगी। भूपेंद्र नेगी। चिट्ठी पढ़ने के बाद राजू की आंखें नम हो गईं। इस शहीद की बात पढ़कर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि गरीब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे ये बात पिताजी को भी बतानी चाहिए। अब वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और हरि प्रसाद को सब बताया। पिताजी, देखो ये क्या मिला। इसमें जो लिखा है वो हमारे जैसे हालात के लिए ही है। बेटा, ये तो हमारे लिए वरदान है। ये संदेश हमें पूरे गांव में पहुंचाना चाहिए। हाँ पिताजी, ये सिर्फ पढ़कर रख देने के लिए नहीं है। इस संदेश से हर गांव वाले को जागरूक होना चाहिए। दोनों ने मिलकर गरीब लोगों में शहीद की बात फैलाना शुरू किया, जिससे कई लोग प्रभावित हुए और एकजुट होने की बात मानने लगे। बेटा, तुम सही कह रहे हो। अगर हम एक साथ खड़े हो तो कोई हमें दबा नहीं सकता। हाँ हरिया काका, यही बात तो हम सभी गांव वालों को समझानी है। जब पूरे गांव में ऐसी बातें फैलने लगी तो लोगों का रवैया भी बदलने लगा, लेकिन इस बात से दबंग लोग नाराज हो गए। क्यों रे गोपाल, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो तू अपना पुराना बकाया पैसा मांगने लगा? चुपचाप अपने घर चला जा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मालिक, मैं अपनी मेहनत और हक का पैसा मांग रहा हूँ। आखिरी बार जब मैंने काम किया था तो मेरे 20 दिन का बकाया रह गया था। वो पैसा मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। ओह अच्छा, तो तुझे पैसा चाहिए? हाँ मालिक, मुझे मेरी बकाया मजदूरी दे दो, फिर मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा। अब जमींदार के अंदर गुस्से का सैलाब उमड़ने लगा था, लेकिन बाहर से वो एकदम सामान्य होकर बोलता है। तो ठीक है, मेरे आदमी कल सुबह ही तुझे तेरा पैसा देने आ जाएंगे। शुक्रिया मालिक। जमींदार पैसे देने को बोल रहा था। इस बात पर उसके आदमी बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। असल में जमींदार के मन में क्या चल रहा था, इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। अगले दिन सुबह जमींदार अपने आदमियों को समझा रहा होता है। सुना रहे, इस गोपाल के घर जाकर पूरे घर की हालत इस तरह बना दो कि इसे अच्छी तरह समझ आ जाए कि पैसा मांगने का अंजाम क्या होता है। और हाँ, इस गोपाल को इतनी बुरी तरह पीट कर आना कि इस बात का खौफ पूरे गांव में बन जाए। कुछ देर बाद जमींदार के आदमी गोपाल के घर जाकर वैसा ही करते हैं जैसा जमींदार ने बताया था। क्या रे गोपाल, तुझे पैसे चाहिए थे? हाँ भैया, क्या मालिक ने पैसे भिजवा दिए? नहीं, लेकिन जो भी भिजवाया वो सब तुझे अभी पता चल जाएगा। अब चंदू और उसके साथ आए कुछ आदमी मिलकर गोपाल की सभी चीजें इधर उधर फेंक देते हैं। भैया, ये आप लोग क्या कर रहे हो? कृपया रहम कीजिए, मेरे साथ ऐसा ना करिए। रहम चाहिए? रुक, अभी वो भी मिल जाएगा। अब चंदू और उसके आदमी मिलकर गोपाल को घसीटते हुए बाहर लाते हैं और पूरे गांव वालों के सामने पीटने लगते हैं। कुछ लोग डर कर वहाँ से भाग गए, लेकिन राजू और हरि प्रसाद डटे रहे। कुछ देर बाद चंदू के साथ सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं। क्या गलती थी मेरी? गोपाल भैया, हिम्मत रखो। आपके साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। क्या हिम्मत रखूं? तुम्हारे कहने पर ही हम बदलने लगे थे, लेकिन उसका हमें क्या सिला मिला? दुगना अत्याचार और कुछ भी नहीं। गोपाल की हालत देखने के बाद लगभग गांव के सभी लोग डर गए और हरि प्रसाद की बातों को भूलने लगे। एक बार फिर सब कुछ पुराने समय की तरह हो गया। हमने क्या सोचा था और अब ये क्या हो रहा है? चाहे जो हो पिताजी, अब पीछे नहीं हटेंगे। हाँ बेटा, अगर हम चुप बैठ गए तो सबसे ज्यादा नुकसान गांव के गरीबों का ही होगा। इस तरह तो लोग हमेशा जमींदार और दबंग लोगों के गुलाम बने रहेंगे।
अब राजू चुप होकर कुछ सोचने लग जाता है। तब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। पिताजी, मुझे एक आइडिया मिला है। कैसा आइडिया बेटा? इस बार 15 अगस्त पर हम पूरे गांव के गरीबों को चौपाल में बुलाएंगे। मैं सबके सामने ये चिट्ठी पढ़ूंगा और यहीं से एकता की शुरुआत होगी। लेकिन बेटा, गोपाल के साथ हुए अत्याचार के बाद क्या कोई गांव वाला हमारी बात सुनेगा? अगले महीने में आखिरकार 15 अगस्त वाला दिन भी आ गया था। राजू और हरि प्रसाद ने 15 अगस्त की तैयारी शुरू कर दी। पिताजी, आज हम पहली बार कोई त्योहार मनाने जा रहे हैं, लेकिन आज हमें ना पैसों की जरूरत है ना मिठाइयों की, क्योंकि ये त्योहार शहीदों की याद में और देश की आजादी के लिए मनाया जाता है। हाँ राजू बेटा, आज से पहले 15 अगस्त हमारे गांव में किसी ने भी नहीं मनाया था, लेकिन आज हम इस त्योहार का शुभारंभ जरूर करेंगे। लेकिन पिताजी, हमारे सामने अभी भी एक समस्या है। क्या बेटा? पिताजी, हमारे पास तिरंगा नहीं है। हम झंडा कहाँ से लाएंगे? हम बिना तिरंगे के आजादी का दिन कैसे मनाएंगे? हाँ बेटा, ये तो सही कह रहे हो। बिना झंडे के तो बात अधूरी रह जाएगी। जी पिताजी, लेकिन हम इस 15 अगस्त को जरूर मनाएंगे। लेकिन बेटा, झंडा कहाँ से आएगा? उसके लिए तो दूर शहर की तरफ जाना होगा। इस समय शहर जाना संभव नहीं है। हमें कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। तभी राजू की नजर माँ की अलमारी पर गई, जहाँ पर कमली की एक पुरानी संतरी रंग की साड़ी रखी हुई थी। अब राजू उस साड़ी को ले आता है। पिताजी, ये देखो, अगर हम तिरंगा खुद बना लें तो? मतलब? माँ की ये संतरी साड़ी, आपकी पुरानी सफेद धोती और मेरा हरा गमछा, तीनों को जोड़ देंगे तो तिरंगा तैयार हो जाएगा। और हाँ, रही बात तिरंगे के चक्र की, तो वो हम नीले पेन से बना देंगे। हाँ बेटा, तुम हम तीनों के कपड़ों से तिरंगा आराम से बना सकते हो। आज मेरी ये साड़ी नई भी होती तो भी मैं तुम्हें देश का झंडा बनाने से मना नहीं करती। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सच कह रही है। आज तक हमने पैसों के कारण कोई भी त्योहार नहीं मनाया, लेकिन आज सिर्फ त्योहार की नहीं, अब की बार पूरे देश की शान की बात है। हमारे देश के शहीदों ने इस देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। क्या हम अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते? शुक्रिया पिताजी। अब मैं 3 रंग के कपड़ों को तिरंगे के आकार का काट देता हूँ। हाँ बेटा, तुम कपड़ा काट कर मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से सिल देती हूँ। अब राजू कपड़े काटकर और सफेद वाली पट्टी पर चक्र बनाकर कमली को दे देता है और खुद दूसरी तैयारियां करने लगता है। पिताजी, हमें झंडा टिकाने के लिए एक पतले बांस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, मैं अपनी कुल्हाड़ी से एक पतला बांस काट लाता हूँ। जी पिताजी, और मैं गांव वालों को निमंत्रण दे देता हूँ। अगर लोग सच में अपने देश से प्यार करते हैं तो वो जरूर आएंगे। ठीक है बेटा। अब राजू पूरे गांव में लोगों के घरों में जाकर निमंत्रण देने लगता है। कुछ देर बाद वो हरिया काका के घर पहुंचता है, जहां पर उसने भूपेंद्र नेगी का नाम लिया। बेटा, तुम जिस भूपेंद्र की बात कर रहे हो वो मेरे दोस्त का बेटा था, और हाँ, मेरे पास आज भी उसकी तस्वीर रखी हुई है। क्या आप सच बोल रहे हैं? आपके पास उस शहीद की तस्वीर सच में मौजूद है? हाँ राजू बेटा, रुको, मैं अभी उस तस्वीर को लाता हूँ। कुछ देर बाद हरिया एक तस्वीर लाता है और राजू को दिखाता है। हरिया काका, क्या मैं इस तस्वीर को तिरंगे के सामने रखकर भूपेंद्र जी को आज के दिन श्रद्धांजलि दे सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये तो हमारे पूरे गांव के लिए गर्व की बात होगी। उधर कमली ने उन कपड़ों को धीरे धीरे सिलकर एक सुंदर तिरंगा बना दिया। कुछ देर बाद राजू और हरि प्रसाद भी घर आ जाते हैं। पिताजी, देखो, हमारा तिरंगा तैयार है। वाह बेटा, इसे देखकर तो सीना चौड़ा हो गया। अब राजू और हरि प्रसाद ने मिलकर उस तिरंगे को बांस में बांध दिया और गांव के चौपाल के पास गड्ढा करके उसमें बांस को अच्छी तरह खड़ा कर दिया। पिताजी, मुझे हरिया काका ने भूपेंद्र जी की तस्वीर दी है।
हमें इस तस्वीर को भी एक चौकी पर रखकर माला और फूलों से सजाना होगा। कुछ देर बाद राजू और हरि प्रसाद ने सभी तैयारियां खत्म कर ली। अब उनका पूरा परिवार खड़े होकर गांव वाले का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर होने के बाद भी गांव का कोई आदमी चौपाल के आसपास नहीं दिखता। राजू बेटा, लगता है इन गांव वालों को अपने देश से प्यार नहीं है। मुझे तो लगता है आज कोई भी नहीं आएगा। पिताजी, आप चिंता ना करो, अगर लोग नहीं आए तो मैं फिर से उन्हें बुलाने जाऊंगा। अब राजू और उसका परिवार फिर से लोगों का इंतजार करने लगता है। तभी दूर से हरिया काका आते हुए दिखाई देते हैं। उनके आते ही प्राकृतिक रूप से आसमान में हवा भी चलने लगती है, जिसकी वजह से तिरंगा आसमान की तरफ तेजी से लहराने लगता है। तभी राजू की नजर हरिया काका के पीछे पड़ती है। अरे पिताजी, वो देखो, हरिया काका के पीछे गांव के सभी लोग आ रहे हैं। हाँ बेटा, आज गांव वालों ने ये जता दिया कि वो सच में देश से प्यार करते हैं। सभी लोगों के एकत्रित होने के बाद राजू उत्सुकता के साथ अपनी बातें शुरू करता है। भाइयों और बहनों, आज हम सिर्फ यहाँ झंडा फहराने नहीं बल्कि एक वादा निभाने आए हैं। वो वादा जो एक शहीद ने हम सब से किया था। इस तिरंगे को हमने अपने कपड़ों से बनाया है। ये तिरंगा भले हमारे पुराने कपड़ों से बना है, पर इसमें हमारा खून पसीना और देश के लिए प्यार बुना है। अब सबसे पहले हम राष्ट्रगान गाकर शुरुआत करेंगे। राष्ट्रगान के बाद राजू ने हाथ में चिट्ठी ली और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। गांव वालों, आज मैं आपके सामने उस शहीद की चिट्ठी पढ़ने जा रहा हूँ जिसने हम जैसे गरीबों के लिए कुछ बातें कही थी। उम्मीद है कि आप सब लोग इस चिट्ठी को ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए मैं इस चिट्ठी को पढ़ना शुरू करता हूँ। इस चिट्ठी में भूपेंद्र नेगी जी लिखते हैं, मैंने आज़ादी के लिए अपनी जान दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आज़ादी मेरे जाने के बाद भी जिंदा रहे। गरीब लोग अपने हक के लिए खड़े हों, एकजुट हों और आपसी भेदभाव मिटाएं, तभी असली आज़ादी का प्रसार होगा। गांव के लोग पूरी चुप्पी से सुनते रहे। तो गांव वालों, जैसा कि आपने एक शहीद के लफ्जों को मेरी जुबानी सुना, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, असली आज़ादी तब होगी जब हम डर और अत्याचार से मुक्त होंगे। कोई भी गरीब का हक ना छीन सके। ये तभी होगा जब हम सब एकजुट रहेंगे। चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझे अच्छे से याद है, गोपाल के साथ उस दिन बहुत बुरा हुआ था। उस दिन से हमने एकजुट होकर आवाज उठाई होती तो आज तक हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। अब से हमें अत्याचार के खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई करनी होगी जब अत्याचार को अंजाम दिया जा रहा हो। ये सब हम अकेले नहीं बल्कि सभी एकजुट होकर करेंगे। आज हम सभी को वादा करना होगा कि हम इस गांव से एकता की शक्ति से अत्याचार को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हाँ, हम खत्म करेंगे अत्याचार, खत्म करेंगे। हाँ, हम संकल्प लेते हैं, अत्याचार खत्म करेंगे। इस तरह पूरा गांव नारे लगाने लगता है। अब सभी लोग उस शहीद की तस्वीर को एक एक करके श्रद्धांजलि देने लगते हैं। आज एक संकल्प लेने के बाद सभी गांव वालों को अपने आप पर गर्व हो रहा था। अगले दिन जब हरि प्रसाद लकड़ियां बेचने बाजार जाता है तो फिर से वही व्यापारी आता है जो उससे पैसे मांगता है। आज तो अपनी जेब तुझसे ही गरम करूंगा। चल निकाल जगह का भाड़ा। भैया, इस बार तो मैं आपको ज्यादा पैसे देने वाला हूँ। क्या? लेकिन क्यों? तेरी कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे नहीं भैया, हम जैसे गरीबों के नसीब में लॉटरी कहाँ। बस ये जगह आपकी नज़र में रहती है तो हम यहाँ पर अपना रोजगार चला पाते हैं, इसलिए मैं अपनी खुशी से देना चाहता हूँ। बहुत समझदार हो गया है। जी भैया, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, मेरा बेटा घर से पैसे लेने जाएगा। वो क्या है ना कि आज पैसों का बैग घर पर ही छूट गया।
अरे कोई बात नहीं, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, आराम से पैसे मंगवा लो। अब हरि प्रसाद राजू को अलग तरह का इशारा करके बोलता है, राजू बेटा जरा जल्दी लेके आना, भैया कहीं चले ना जाएं। अरे मैं पैसे लिए कहीं नहीं जाऊंगा, बस तुम पैसे जल्दी मंगा लो। अब राजू तेज कदमों से गांव जाता है और सब गांव वालों को लेकर एकजुट हो जाता है। कुछ देर बाद वो सभी बाजार की तरफ आने लगते हैं। सब लोग एक ही नारा लगा रहे थे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। अब अरे ये सब क्या है? भैया ये सब आपको आपका इनाम देंगे। अब सभी गांव वालों ने एक साथ उस व्यापारी पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। आखिर में जब उसने सबके सामने हाथ जोड़े तो लोगों ने उसकी जान बख्श दी और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। हरि प्रसाद भैया, आज हम बहुत खुश हैं। आपने सच में आज एक अत्याचारी को कम करवा दिया। उस दिन के बाद गांव के गरीब लोग एक दूसरे के लिए खड़े होने लगे। दबंगों का असर कम हुआ और धीरे धीरे गांव में न्याय का माहौल बनने लगा। अब हर साल 15 अगस्त को वही तिरंगा गांव के चौपाल पर लहराता, वही चिट्ठी पढ़ी जाती और सबको याद दिलाया जाता, असली आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि डर और अन्याय से भी मिलनी चाहिए।